हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पेपर 2 का डिस्कशन। और यहाँ पे देखिए, आप फिर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए जाएं तो बाकी इजी लेवल के ही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें अगर आप, तो E1 की इसेंट्रिसिटी दी हुई है और E2 इसेंट्रिसिटी दी हुई है किसी हाइपरबोला की, E1 किसी इलिप्स की है ना। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर पे कमेंट करना बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। तो पहले आ जाएगा E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और दूसरे वाले केस में आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आप पहले तो ये किस फॉर्मेट का है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 है ना। तो ये इलिप्स कैसा है, ये इलिप्स आपका अदर इलिप्स वाला केस है ना। तो क्योंकि ये 4 छोटा था, 9 बड़ा था, तो आपका यहाँ पे E1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, E1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस 4 बाई 9 विच विल बी 5 बाई 9। और फिर हाइपरबोला के लिए बात करें तो E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है सिंपली। यहाँ पे तो बल्कि अदर इलिप्स का केस है, इसलिए ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे तो सिंपल बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही रहता है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो ये हाइपरबोला की जो इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो E2 स्क्वायर कितना मिल जाएगा तुम्हें, E2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस 9 बाई 4 है ना। बस यहाँ पे यही कंफ्यूज नहीं होना है अपने को कि यहाँ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर नहीं करना था। ठीक है, तो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर आगे अब चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये बढ़िया सवाल दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा टफ भी है, इस क्वेश्चन को टफ ही रेट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए f डैश x आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर f डैश x डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आप कह सकते हो कि f डैश 1 की वैल्यू, अगर 0 से 1 तक के इंटरवल की बात करूं मैं, तो f डैश x आपका कैसा कहा जा सकता है, 0 से 1 वाले इंटरवल के लिए। 0 से 1 वाले इंटरवल में f डैश x की सबसे छोटी वैल्यू कहां पे आएगी, 1 पे आएगी कह सकता हूं मैं, क्योंकि f डैश x डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे x को बढ़ाओगे वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि f डैश x आपका कैसा आएगा, हमेशा f डैश 1 से तो बड़ा ही आएगा या फिर बराबर आएगा। सही है। अब अगर ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया तो उसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जो i दिया हुआ था 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन करना तो पॉसिबल है नहीं, इसके इंटीग्रेशन पे हम कैसे ही कमेंट कर पाएंगे, इसीलिए हमें इनइक्वालिटी से कोरिलेट करना है। ठीक है, तो यहां जो उसके करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी बनानी पड़ रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग दी हुई है। 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स, इसकी बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो अब आप देखिए और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, f0 0 है, f डैश 0 की बात करें तो f डैश 0 हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब आप अगर यहां पे देखो f डैश, यहां पे आप 1 अपॉन एफ स्क्वायर एक्स प्लस 1 आपने लिख रखा है, और अगर हम इसको f डैश 1 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब i को अगर हम f डैश 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा कुछ होगा, f डैश 1 इंटू 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। फिर आगे देखिए, इसी को मैंने अंदर भेज दिया तो ये बन गया आपका 0 से 1 f डैश 1 अपॉन 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप क्या कह सकते हो कि अभी आपने बोला कि f डैश 1 से बड़ा होगा हमेशा f डैश x, तो इसका मतलब कि 0 से 1 f डैश x अपॉन 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स ऐसा लिखा जा सकता है। 0 से 1 f डैश x अपॉन 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स, इस तरीके का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो i इंटू एफ डैश 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 से 1 f डैश x अपॉन एफ स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिखा जा सकता है। ये दोनों आपस में बराबर थे, ठीक है, लेकिन ये दोनों इससे छोटे थे। सही है, तो हमने फिर आगे कहा कि इससे बेनिफिट क्या मिला हमें, इससे बेनिफिट हमें अब ये भी मिल गया कि इसका इंटीग्रेशन लिखा जा सकता था, क्योंकि अगर ये t लेता हूं मैं fx को तो ऊपर dt और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब tan इनवर्स t, तो अपन ये बोल सकते हैं कि i इंटू एफ डैश 1 इज लेस देन और इक्वल टू, ये कितना है आपका, ये है tan इनवर्स fx, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स f1 माइनस tan इनवर्स f0
ठीक है, और I इंटू एफ डैश वन। अब F1 के बारे में तो आपको नहीं पता, लेकिन F0 पता है कि F0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे tan इनवर्स 0 हो गया, तो यहाँ पे आपके पास बचा tan इनवर्स F1 और I और इधर F डैश 1। ठीक है, तो I के बारे में अब आप क्या बोल सकते हो? I के बारे में आप बोल सकते हो कि I विल बी लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स F1 अपॉन F डैश 1। क्यों बोल सकते हैं? चूंकि F डैश 1 पॉजिटिव था इसलिए हमने इस तरीके से लिख लिया है ना, और tan इनवर्स F1 अपॉन F डैश 1, और इसको हम फिर से फर्दर tan इनवर्स वगैरह हटाना है तो आपको ये चीज तो पता होती है ना कि tan इनवर्स x आपका x से छोटा होगा। 0 से 1 वाले इंटरवल में tan इनवर्स x मतलब किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए अगर देखा जाए तो tan इनवर्स x का नीचे नीचे आएगा और x ऊपर ऊपर आएगा, है ना ग्राफ। तो tan इनवर्स x आपका हमेशा x से छोटा होगा अगर x पॉजिटिव है। तो F1 तो पॉजिटिव है ना, इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि जो f की कोडोमेन दे रखी है वो देखो कहां दे रखी है, 0 से इंफिनिटी। तो अगर 0 से इंफिनिटी है इसका मतलब कि fx कुछ भी हो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो tan इनवर्स F1 अपॉन F डैश 1 इज लेस देन और इक्वल टू F1 अपॉन F डैश 1। ठीक है, ये क्वांटिटी tan इनवर्स x से छोटा होगा क्योंकि ये वाली क्वांटिटी जो x लिखी हुई थी वो कैसी थी, पॉजिटिव थी। अगर निगेटिव होती तो उल्टा रिलेशन हो जाता। ठीक है, अब यहां से देखिए F1 और F डैश 1 के बीच का कंपैरिजन हो गया, मतलब I इज लेस देन और इक्वल टू F1 अपॉन F डैश 1। इस फॉर्म में पहले अपन पहुंच गए। अब इसमें भी देखो एक दिक्कत है क्या, कि जब ये इक्वालिटी का होल्ड करेगी, ठीक है, इक्वालिटी विल होल्ड, ठीक है, इस केस को देखो, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन tan इनवर्स F1 इज इक्वल टू F1, है ना, tan इनवर्स F1 इज इक्वल टू F1। ये इक्वालिटी होल्ड करने की सिचुएशन कब आएगी, जब tan इनवर्स F1 आपका F1 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो tan इनवर्स x के बराबर कब होगा, x इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब क्या हो गया कि F1 शुड बी इक्वल टू 0। एट दैट केस F1 शुड बी इक्वल टू 0, और F1 अगर हमारा 0 है, ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि F1 अगर मेरा 0 है तो दैट मीन्स कि ये वाली क्वांटिटी आपकी I भी कैसा आ गया, आपका I आ गया आपका उस केस में, इक्वालिटी के केस में 0 के बराबर। ठीक है, तो अब I इक्वल टू 0 से ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये उसी ग्राफ के लिए पॉसिबल होगा ना जो ग्राफ कभी पॉजिटिव रह रहा हो कभी नेगेटिव रह रहा हो, तभी उसका इंटीग्रेशन किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में या फिर एरिया कवर्ड इन अ पर्टिकुलर इंटरवल 0 to 1 विल बी 0 कब होगा, जबकि ग्राफ कभी एक्स एक्सिस के नीचे है कभी एक्स एक्सिस के ऊपर है। लेकिन अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को हम इक्वल टू लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपस में इक्वल हैं, तो I जो है हमारा, ठीक है, I किस तरीके का एक्सप्रेशन है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो फिर एरिया कवर्ड 0 कैसे हो सकता है, ये भी इम्पॉसिबल था। इसका मतलब I इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, सो इक्वालिटी डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो ये टफ क्वेश्चन है। ठीक है, ये डायरेक्टली एग्जाम में होना शायद मुश्किल ही था। ठीक है, इक्वालिटी डज नॉट होल्ड। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन OABC, a point P inside the tetrahedron is at same distance r from the 4 planes faces of tetrahedron, ठीक है, which can not be the value of r। तो आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, एक 0 0 0 0 2, अगर मान लो इसकी हम बात कर रहे हैं, एक OABC टेट्राहेड्रॉन है, तो मान लो OAB ले लिया मैंने। ठीक है, तो OAB कौन से प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, देखो यहां पे एक ओरिजिन है और एक तुम्हारा z एक्सिस पे पॉइंट दिया हुआ है और एक तुम्हारा दिया हुआ है y एक्सिस पे पॉइंट। तो OAB प्लेन कौन सा होगा, YZ प्लेन। OAB का मतलब क्या हो गया, YZ प्लेन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से OBC का मतलब क्या हो गया, OBC का मतलब हो गया तुम्हारा XY प्लेन। ठीक है, OAC का मतलब क्या हो गया, XZ प्लेन। ठीक है, और इसके अलावा एक और प्लेन होगा जो कि ABC खुद फॉर्म करेंगे, और वो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी वो अपन लिख लेते हैं। तो थर्ड में अपने पास क्या 3 प्लेन्स क्या है, एक XY है, एक YZ है, एक ZX है। ठीक है, एक XY है, एक YZ है और एक ZX प्लेन है। इसके अलावा कौन सा प्लेन है, वो प्लेन जो कि
ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ए 2 इंटरसेप्ट काट रहा है, बी अगर देखें तो 4 इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे, और जेड अगर देखें मतलब सी अगर देखें तो सॉरी सी जो है हमारा एक्स एक्सिस पे 6 इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिख लो। एक प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी x बाई 6, ठीक है, प्लस y बाई 4 प्लस z बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हमें कैसा पॉइंट चाहिए P? हमें पॉइंट चाहिए जो कि तीनों से इक्विडिस्टेंट हो। तो तीनों से इक्विडिस्टेंट मान लिया, तीनों से इक्विडिस्टेंट तो कुछ इसी तरीके का होगा ना भाई, एक्स वाई प्लेन से, मतलब जैसे मान लो ये 3 एक्सिस है, अपने 3 प्लेन्स है अपने पास, एक्स वाई से भी जितनी डिस्टेंस हो उतनी ही वाई जेड से हो, उतनी ही जेड एक्स से हो, तो उसका कोऑर्डिनेट किस तरीके का होगा? r कॉमा r कॉमा r। भाई r कॉमा r वाला जो पॉइंट है उसकी एक्स वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितनी होगी? r। वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस कितनी होगी? r। जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस कितनी होगी? r, ठीक है। तो वही r डिस्टेंस हमारी इससे भी होनी चाहिए, ठीक है। अपन ये चाहते हैं कि इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस भी कितनी हो? r ही हो। तो निकाल लो, यहां से क्या किया, r बाई 6 प्लस r बाई 4 प्लस r बाई 2 और अपॉन, है ना, अंडर रूट 1 बाई 6 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू r। ये अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहां से r आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना था, एक पॉइंट एज्यूम करना था r और उसको कह रहा था कि इस पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? r के बराबर की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब एक चीज का ध्यान यहाँ पे रखना है कि r की कौन सी वैल्यू हम लेंगे। r की ऐसी वैल्यू ही ले सकते हैं जो कि प्लेन के अंदर लाई, सॉरी टेट्राहेड्रन के अंदर लाई करे। मतलब अगर आप देखो तो टेट्राहेड्रन इसने बोल रखा है ना P इनसाइड टेट्राहेड्रन, तो इनसाइड टेट्राहेड्रन कहने की वजह से एक थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं कैच आ गया कि हमें r कैसा चाहिए। r के लिए हम 2 के, मतलब अगर हम a पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो a पॉइंट चाहता है कि हम 2 से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। b पॉइंट कहता है कि 4 से बाहर नहीं जा सकते, और c पॉइंट कहता है कि हम 6 से ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमें कहां जाना पड़ेगा, r की वैल्यू को हमें 2 से छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है, ओवरऑल, क्योंकि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं, ठीक है। तो r की वैल्यू को 2 से छोटा रखेंगे तभी तो इनसाइड प्लेन आ पाए, इनसाइड टेट्राहेड्रन क्रिएट हो पाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच था, बाकी तो क्वेश्चन इजी ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एडिशन करते जाना है ना, पहले मल्टीप्लीकेशन और फिर एडिशन। तो a1 a2 अगर करते हो आप तो a1 a2 का एक्सप्रेशन किस तरीके का आएगा? a1 a2 का मतलब होगा हमारा a1 का मतलब हो गया c0 0 0 c1, और a2 का मतलब हो गया हमारे पास c1 0 0 c2, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आएगा, c0 c1, ठीक है, c0 c1 और फर्स्ट रो फर्स्ट वन c0 c1, है ना। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा c1 c2, ठीक है, ये दोनों जीरो रहेंगे। ये आपका a1 a2 हुआ, ठीक है। तो a2 a3 में क्या आएगा, a2 a3 जब आप करोगे तो यहाँ c1 c2 आएगा, यहाँ c2 c3 आएगा। तो अगर हम इसी तरीके से सबका एडिशन करते निकाल करके तो हमारे पास समेशन ओवर a1 a2 पेयर वाइज प्रोडक्ट एक तरीके से कहो मिल जाएगा, और उसमें क्या क्या टर्म्स होंगी, c0 c1 प्लस c1 c2 प्लस c2 c3, है ना, ऐसे करके टर्म्स होंगे। कहां तक जाना है हमें, जाना है हमें लास्ट में an-1 इंटू an तक, ठीक है। तो देखो 1 2 थे तो 0 1 आया, तो लास्ट में an-1 और an रहेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा cn-1 इंटू cn-2, ठीक है, ओके। और नीचे इधर या फिर हमारे पास 0 है, यहाँ पे 0 है, और एक टर्म और आ जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग, इन सारे टर्म्स का एडिशन c1 c2 प्लस c2 c3, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा cn-1 cn। तो ये आपका बन गया, ठीक है। अब आप देखो इसको अगर क्लब करके लिखना चाहो तो ये क्या है आपका, ये लिखा हुआ है आपका NCR, है ना, r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो NCR प्लस 1, और r इक्वल टू 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है हमारा, r इक्वल टू 0 से जा रहा है n-2 तक, ठीक है, c0 c1, हाँ
तो r इक्वल टू 0 से जा रहा है n-2 तक, और यहाँ पे 0 रहा, यहाँ पे 0 रहा। इसको अगर हम समेशन करना चाहें तो इसमें हमारे पास टर्म्स हैं NCR प्लस 1, ठीक है। लेकिन इस बार r को हम एक तरीके से कहाँ तक वेरी कराएंगे, 1 से लेकर के वेरी करा देंगे n-1, ठीक है। ये आपका। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस तो किए हुए थे, क्या करते हैं, इसको पलट के लिख देते हैं। r की जगह क्या लिखते हैं, n-r लिख देते हैं। तो 2n आना चाहिए था, अगर सारे टर्म्स प्रेजेंट रहे इस सीरीज में जो भी पॉसिबल है, तो सम तो ये रिजल्ट कितना आ जाता है, इधर इन दोनों का सम, नीचे इन दोनों का सम, ठीक है। तो 2nc n+1 बन सकता था, लेकिन अब कुछ टर्म्स मिसिंग है। कौन सी टर्म्स मिसिंग है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू, अगर हम 0 से n-2 तक तो अवेलेबल ही है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखे रहता हूं, ये तो आएगा ही आएगा, मैं टर्म केवल देखना चाहता हूं। तो r इक्वल टू n-1 अगर रखते आप, तो r इज इक्वल टू n-1 से भी एक टर्म बनती, वो कौन सी टर्म होती, वो टर्म यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। r इक्वल टू n नहीं रख सकते, r इक्वल टू n रखने पे तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो n-1 वाली एक टर्म पॉसिबल थी जो कि यहाँ पे नहीं है, उसको लिख लिया NCn-1, और ये बन जाता NCn, ठीक है। एक टर्म ये मिसिंग थी। फिर इधर ये 0 है, ये 0 है। फिर इधर देखो, इसको भी लिख दो n-r, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2nCn+1, लेकिन कौन सी टर्म मिसिंग है, तो आप देखो 1 से स्टार्ट हुआ है, n-1 तक गया है, तब तक तो ठीक था, लेकिन r इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग वाली टर्म एक पॉसिबल थी जो कि यहाँ पे नहीं लिखी गई है। तो 0 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 0 करस्पॉन्डिंग आ जाएगा NCn और NC1, है ना। तो ये टर्म आपकी मिसिंग थी, इनको आप लिख लो। तो 2nCn+1 माइनस यहां से कितना आ गया, ये आ गया आपका 1, और ये n-1, और यहां से 2nCn+1 माइनस, ठीक है, माइनस यहां से आपका कितना आ जा रहा है, n के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका a और b हो गए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि हमें दिया गया है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट द लेंथ ऑफ अ रैंडमली चोजन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल लाइज बिटवीन 1/2 एंड 3/4। तो नॉर्मली इससे रिलेटेड जेई तो नहीं पूछता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का, देख लेते हैं एक बार। इसका मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें कॉर्ड की लेंथ जो है, ठीक है, ये कॉर्ड की लेंथ है, ये कॉर्ड की लेंथ आपकी कैसी होनी चाहिए, डायमीटर के हाफ या फिर 3/4 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो इस कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए आप क्या प्रोसेस करते हो, इस कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए आपका ये रहता है ना कि ये अगर लेंथ l है, ठीक है, ये अगर लेंथ l है, ये आपका रेडियस r हो गया, है ना। और हमें हाँ ठीक है, ये आपका रेडियस r है और ये लेंथ आपकी l है, तो ये कितना बचेगा, l/2 बचेगा। और आप क्या करते हो, ये परपेंडिकुलर निकालते हो, इस परपेंडिकुलर को a मान लिया, तो l²/4, ठीक है, इज इक्वल टू r² माइनस a², इसी के बीच का रिलेशन रहता है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि l आपका जो है वो 1/2 और 3/4 के बीच रह जाए, ठीक है। l आपका कहां होना चाहिए, 1/2 ऑफ डायमीटर, तो 1/2 ऑफ डायमीटर कितना है, 2r है, तो r है ना। और इसी तरीके से 3/4 ऑफ 2r, तो 3/2r, ठीक है। तो आप चाहते हो कि l आपका इधर रहे, है ना। तो अगर आप l को r के बराबर लोगे, ठीक है, अगर l को आप r के बराबर लोगे, तो r²/4 इज इक्वल टू r² माइनस a², तो ऐसे केस में a कितना हो जाएगा, √3r/2 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप l को 3r/2 चाहोगे, ठीक है, तो 9r²/16, तो ये कितना हो जाएगा, √7r/4। ये आपकी पॉसिबिलिटी नहीं कि ये हमेशा कैसे वेरी करेगा, √7r/4 से लेकर के √3r/2 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है, r²/4 √3r/2, तो ये आपका इस रेंज में वेरी करेगा, ठीक है। ओके, अब हमें इस सिचुएशन को समझना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए आप मतलब इसको आप ऐसे समझो,
कि ये लेंथ आपकी अगर √7r/4 और √3r/2 के बीच है, ठीक है, मान लो यहाँ √7r/4 है, फिर कभी किसी केस में √3r/2 के बीच में हो जाती है, ठीक है, तो फिर ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिचुएशन जो आएगी वो इस कॉर्ड के लिए परफेक्ट होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारा कैसा हो, √7r/4 और √3r/2 के बीच हो। तो √7r/4 का मतलब क्या हुआ कि √7r/4 रेडियस का एक सर्कल बना लिया, इसी तरीके से ये √3r/2 रेडियस का एक सर्कल बना दिया। भाई ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सब पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर सेंटर से कहें तो √7r/4 ही होगी, ठीक है। अगर ये √7r/4 है तो कहीं पे भी ऐसे तुम मेजर कर लो, हर जगह √7r/4, और मैक्सिमम क्या चाहते हैं √3r/2। तो इसका मतलब कि ये वाला जो एनुलर डिस्क है, एक तरीके से कहा जाए, ये वाली डिस्क जो है आपके लिए फेवरेबल है, ठीक है। तो इस डिस्क का एरिया और अपॉन टोटल एरिया, यही आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस डिस्क का एरिया निकाल लो, ठीक है। इस डिस्क का एरिया निकालने के लिए तो कोई खास दिक्कत है नहीं, पाई इंटू r1² माइनस r2², पाई इंटू r1² माइनस r2², ये आपका एनुलर डिस्क का एरिया हो गया, और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, दैट इज ऑफ कोर्स पाई r², ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 भी 6 कॉम्प्लेक्स नंबर से था, लेकिन इजी क्वेश्चन था। अगर आप ओपन कर देते हो सारे टर्म्स को तो क्या बनने वाला है, az1 cz2, है ना, तो मल्टीप्लाई करके लिख ही देते हैं, AC z1 z2 प्लस देखो AD z1 z2 बार, ठीक है, प्लस आ गया हमारे पास BC z1 बार z2, BC z1 बार z2, ठीक है, और प्लस साथ में आ गया BD z1 बार z2 बार, BD z1 बार z2 बार, ऐसा कुछ इज इक्वल टू, इधर देखें राइट साइड में हमारे पास क्या टर्म है, राइट साइड में हमारे पास है अगेन AC z1 z2, ठीक है, प्लस BC z1 z2 बार प्लस AD z1 बार z2, AD z1 बार z2, और प्लस लास्ट टर्म आपकी बन जाएगी BD z1 बार z2 बार, BD z1 बार z2 बार, ऐसा कुछ, ठीक है। अब आप देखो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये सब साफ हो गए, है ना। अब बचा आपके पास इधर z1 बार z2 बार के दोनों टर्म्स एक साइड लेते हो तो बन जाएगा AD माइनस BC z1 z2 बार, ठीक है, माइनस इसको भी इस साइड लेके आके क्लब कर लो तो माइनस AD माइनस BC z1 बार z2 इज इक्वल टू 0। तो AD माइनस BC आपका कॉमन हो गया, AD माइनस BC आपका कॉमन आ गया, ठीक है, और बचा क्या, z1 z2 बार माइनस z1 बार z2 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये ब्रैकेट 0 या तो ये ब्रैकेट 0। अगर ये ब्रैकेट 0 है तो आपका आ गया AD इज इक्वल टू BC वाले ऑप्शंस। और यहां पे आप देखो z1 z2 बार इज इक्वल टू z1 बार z2, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं z1 बाई z1 बार, ठीक है, z1 बाई z1 z2 बार इज इक्वल टू z1 बार, और ठीक है ऐसा लिख लो z1 अपॉन z1 बार इज इक्वल टू z2 अपॉन z2 बार, ठीक है, इस तरीके का रिजल्ट। और अगर हम इसको z1 इंटू z1 बाई बार ऑफ z1 हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मॉड z1 इज इक्वल टू मॉड z2, वो बात भी ठीक है, मॉड z1 मॉड में कन्वर्ट कर लें तो मॉड में कन्वर्ट कर लेते हैं। z1 को लिखा जा सकता है मॉड z1 e की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ पे लिखा जा सकता है कि मॉड z1 e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मॉड z2 e की पावर आयोटा थीटा 2, है ना, और यहाँ पे मॉड z2 e की पावर माइनस आयोटा थीटा 2, ठीक है। तो z1 अपॉन z1 ये सब तो साफ हो जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बच क्या रहा है, θ1 इज इक्वल टू θ2, तो आर्गुमेंट दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आगे। तो नेक्स्ट मैच द कॉलम देखो, आसान सा मैच द कॉलम दिया हुआ था 7th का, और इसमें 5x हमारे पास है, और इसके लिए पता करना था कि कब ये इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5x के बारे में बात करते हैं, 5-x लिख देते हैं अपन,
तो फाइव डैश एक्स आपका कितना आ जाएगा 3 इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस सॉरी इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 3 का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो कितना आ जाएगा 2x बाई 3 माइनस यहां से कितना आ जाएगा, पर प्लस ही लिख लेते हैं, एफ डैश 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 3 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, ठीक है। तो आपके पास यहाँ 3 साफ हो गया, आपके पास 2x कॉमन हो गया, बचा आपके पास एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है, एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस आपका यहां से बचा रह जाएगा एफ डैश 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास टर्म्स हो गए, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि ये इंक्रीज कर रहा हो, इंक्रीज करने के लिए कंडीशन क्या है, एफ डबल डैश एक्स सबसे पहले तो देख लो पॉजिटिव है, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स डायरेक्टली कह सकता हूं मैं कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, जितनी ज्यादा बड़ी एक्स की वैल्यू होगी उतना ही बड़ा एफ डैश होगा। तो अब आप देखो x के बारे में थोड़ा सा देख लो, x तुम्हारा -3 से 4 के बीच वेरी कर रहा है, तो इसके दो केसेस बनाने पड़ेंगे। x जब 0 से 4 है तब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ठीक है, और मान लो हम निकालना चाह रहे हैं कि 5x इंक्रीजिंग कब होगा, ठीक है, हम निकालना चाह रहे हैं कि इंक्रीजिंग कब होगा, तो इंक्रीजिंग व्हेन, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है, माइनस ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन एफ डैश 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने कहा एफ डैश एक्स खुद कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, जितना बड़ा x उतना ही बड़ा एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई 3 आपका 3 माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। फिर दूसरा केस लो, जबकि x आपका 0 से छोटा है, तो अगर x आपका 0 से छोटा है तो ऐसे केस में यहाँ निगेटिव, यहाँ पे भी आपको निगेटिव चाहिए, तो अगर आप इंक्रीजिंग चाहते हो तो ये निगेटिव है पहले से, इसको आप निगेटिव और बना दो, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 3 लेस देन 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका वो पार्ट जो कि -3 से 0 के बीच में लाई करता हो, और इसका वो पार्ट जो कि 0 से 4 के बीच में लाई करता हो, वो हो गया हमारा इंक्रीजिंग का सोल्यूशन, ठीक है। और इंक्रीजिंग आ गया तो डिक्रीजिंग भी सिमिलरली आ गया, है ना। फिर देखो आप gx के बारे में बात की गई कि gx हमारा क्रिटिकल पॉइंट कब रखेगा कब नहीं रखेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या, डिफरेंशिएबल है ना gx, तो gx जब डिफरेंशिएबल है तो क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ आएंगे, जहां f डैश 0 होगा। तो आप देख लो g डैश x की वैल्यू, g डैश x कैन बी रिटन एज, डिफरेंशिएट किया a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इनटू आपके पास क्या लिखा हुआ है, cos x बाई 2 लिखा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि cos 2 थीटा, तो ये लिखा हुआ है आपका cos x बाई 2, cos x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करें तो कितना आएगा, माइनस हाफ साइन x बाई 2, है ना, और प्लस a माइनस 1, ये चीज आ गई। अब आप चाहते हो कि ये g डैश x कैसा हो, g डैश x आप चाहते हो कि 0 हो कभी कभी ना हो, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि ये 0 कब होगा, इसकी बात करते हैं। तो देखो इन दोनों में a-1 तुम्हारा कॉमन है, तो a-1 को कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या बचा a-2 इंटू माइनस हाफ, तो 2 माइनस a बाई 2, ठीक है, साइन x बाई 2, और प्लस यहां से कितना बचेगा 1, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट की सिचुएशन कब आएगी, क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप देखो कि अगर आपका a1 हो गया, है ना, a1 हो गया तो g डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, g डैश x की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, है ना। a अगर आपका 1 हो गया तो बचेगा ही क्या, सिर्फ साइन 1 बचेगा, देख सकते हो gx में, अगर a को हमने 1 रख दिया तो हमारे पास साइन 1 केवल बचेगा, तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं, थ्रू आउट कैसा रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो a इक्वल टू 1 पे थ्रू आउट फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है, इसका मतलब कोई क्रिटिकल पॉइंट वगैरह क्रिएट नहीं होगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना था थोड़ा सा, a अगर आपका 1 के बराबर है तो g डैश x भले 0 हो जाए, लेकिन आपको दिख रहा है कि a इक्वल टू 1 अगर हम gx में रखते हैं तो आपका gx जो है थ्रू आउट क्या आ रहा है, साइन 1 के बराबर आ रहा है, और इसलिए ये इस पे कोई क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक बात तो a के लिए हो गई। अब इस ब्रैकेट का काम हो गया, अब इस ब्रैकेट पे अगर ये चीज नॉन जीरो है और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो 2 माइनस a बाई 2 साइन x बाई 2 प्लस 1, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो 2 माइनस a बाई 2 साइन x बाई 2 प्लस 1, ये 0 कब होगा, जब साइन x बाई 2 तुम्हारा ये -1 गया तो -2 अपॉन 2 माइनस a, मतलब 2 अपॉन a माइनस 2 के बराबर हो जाए, ठीक है।
तभी ये 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स कि इन दिस केस 2/a-2 शुड लाई इन बिटवीन -1 से 1। जब ये क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, जिसमें से a इक्वल टू 1 पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये इक्वल टू 1 से इफेक्ट क्या आ रहा है, तो 2/a-2 अगर आपका -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो फिर हमारे पास इसका क्रिटिकल पॉइंट वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उस समय हमारे पास ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो g' आपका किसी x के लिए 0 होना पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक का वो रेंज आ जाएगा जिससे कि एक्सप्रेशन आपका 0 के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए यही रिक्वायरमेंट है कि दिस क्वांटिटी शुड एग्जिस्ट इन बिटवीन -1 to 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 2 सर्कल्स हैं और कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स वगैरह ये सब चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 1,3 से हमें s के लिए और s' के लिए पूछा गया है। तो 1,3 से अगर हम s के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, तो अगर ये पता कर लेते हैं कि सर्कल के अंदर लाई करता है, पॉइंट बाहर लाई करता है, या फिर सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करता है। तो s अगर देखो पहले वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, s1 निकालोगे। s1 कितना आ रहा है, कौन से पॉइंट का, 1,3 का, 1,3 विद रिस्पेक्ट टू s, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -2 इंटू 1 -4 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो गया, 9 + 1 10 और +1 11। नेगेटिव है, इसका मतलब s1 मतलब पहले वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में अगर कहूं तो 1,3 उसके अंदर लाई करता है, और दूसरे वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, बाहर आ जाएगा। मतलब अगर आप देखो पहले वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट अंदर है, दूसरे वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट बाहर है, तो अंदर वाले पॉइंट से तो कोई टेंजेंट वगैरह खींची नहीं जाएगी, बाहर है, मतलब 1,3 से s' के लिए ही केवल टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, s के लिए कोई टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। फिर देखो Q पॉइंट में क्या कहा गया है, r इज रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ s एंड s' एंड हुज नॉर्मल इज द स्ट्रेट लाइन 2x + y - 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सर्कल की बात की जा रही है जो कि s और s' के इंटरसेक्शन से पास करता है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन रेडिकल एक्सिस लिख लेते हैं। रेडिकल एक्सिस इसकी कितनी आएगी, s - s' = 0 विच इज कमिंग आउट एज x - y = 0। ये रेडिकल एक्सिस हो गई, ठीक है। तो अगर हम फैमिली ऑफ सर्कल लिखें जो कि s और s' से पास करेगी, ठीक है, s और s' के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, s + लैम्डा s' चाहो तो लिख लो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, s + लैम्डा l = 0। ये l हो गया हमारा, दोनों ही तरीके हैं लिखने के। तो s हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है कि s की इक्वेशन है x² + y² - 2x - 4y + 1, और लैम्डा इंटू l के तौर पे हमारे पास है x - y = 0, ठीक है। ये आपके पास s + लैम्डा l हो गया, s + लैम्डा l हमारे पास आ गया, और कहा जा रहा है कि इसका एक नॉर्मल है 2x + y - 6। तो नॉर्मल है, इसकी कंडीशन कैसे लगाएंगे, नॉर्मल के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सर्कल के लिए क्या पता होती है हमें, कि सर्कल का जो सेंटर होता है नॉर्मल उससे पास करता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर आपका कितना है, 1,2 है ना, नहीं 2x और लैम्डा x है ना, तो यहां से आपके पास सेंटर आ जाएगा। सेंटर कितना होगा, -2 + लैम्डा अपॉन -2, मतलब लैम्डा -2/2 और एक नेगेटिव साइन, ठीक है। और दूसरा फिर इसी तरीके से देखो लैम्डा +4/2, ये आपका सर्कल का सेंटर आ जाएगा, और ये सेंटर आपका सेटिस्फाई करना चाहिए जो हमारी इक्वेशन दी गई है 2x + y - 6, ठीक है। वहां से लैम्डा निकल आया तो सर्कल मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि m स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ s = 0 एंड s' = 0, ठीक है। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि दोनों सर्कल्स आपस में कैसे इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। तो हमारे पास ये p q हो गए, r वाला पार्ट देखते हैं एक बार को, चलो अगली स्लाइड में देखते हैं ना। r पार्ट में हमें कॉमन टेंजेंट की बात की गई है, तो कॉमन टेंजेंट के लिए अपन क्या करते थे, वही प्रोसेस फिर से फॉलो कर ले। कॉमन टेंजेंट का प्रोसेस यही होता था ना कि जैसे ये मान लो इस बार तो ये दो सर्कल्स कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। दोनों सर्कल्स अगर हमारे इंटरसेक्टिंग है और इनका रेडियस भी कैसा है, इक्वल ही है ना,
तो दोनों का रेडियस भी हमारा इक्वल ही है, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट का केस कैसा आएगा, या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला है, इस तरीके के कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो हमारे पास कॉमन टेंजेंट के लिए सिचुएशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, m इज स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ s इज इक्वल टू 0 एंड s डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मॉड ऑफ m के बारे में हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों सर्कल्स हमारे पास सेम रेडियस है ना इनकी, तो हाँ दोनों की रेडियस सेम ही है, ठीक है। तो दोनों की रेडियस सेम है, ऐसे केस में अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसे केस में बोल सकता हूँ क्या मैं, अगर ये दोनों सर्कल से मान लूँ, ठीक है, इनका ओरिएंटेशन इस तरीके से रहे, कैसे भी रहे, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं ना कि जो भी ये कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो सी डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल तो होगी ही होगी। तो सी डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल ही हमारा m एग्जिस्ट करेगा। डी ऑप्शन में देखो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछा गया, तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है अपने पास यहाँ पे डी, चूंकि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स की बात की जा रही है तो दैट इज डी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर हम देखें तो डी स्क्वायर सॉरी माइनस यहाँ पे आ जाएगा अपने पास r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ r सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट अगर देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 39c 3r माइनस 1 प्लस 39c 3r इज इक्वल टू 39cr स्क्वायर माइनस 1 प्लस 39cr स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना हो गया, 40cr स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 40c 3r हो गया। तो r स्क्वायर और 3r ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, या फिर r स्क्वायर प्लस 3r आपका कितना हो जाए 40 के बराबर हो जाए। दो सिचुएशंस है, एक r स्क्वायर इज इक्वल टू 3r या फिर r स्क्वायर प्लस 3r इज इक्वल टू कितना हो जाए 40 के बराबर हो जाए, ठीक है। यहाँ से आपके पास r की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। r इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते क्योंकि r इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ये सब अनडिफाइंड हो जाएगा, 3r माइनस 1 वगैरह, r स्क्वायर माइनस 1 ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो r इक्वल टू 0 आपको नहीं लेना है, r इक्वल टू 3 आप ले सकते हो और यहाँ से आपके पास r की पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएंगी। कितनी, r प्लस 8 इंटू r माइनस 5, मतलब यहाँ से दिख रहा है माइनस 8 और 5, लेकिन माइनस 8 आप फिर से नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि ये सब अनडिफाइंड हो जाएंगे, तो माइनस 8 भी रिजेक्ट हो गया, ठीक। फिर आप देखो सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में आपके पास क्या कहा गया, 2n प्लस 3c 2n माइनस 2n प्लस 2c 2n माइनस 1, है ना, ठीक है, और 2n प्लस 2c 2n, ओके। तो इसको भी अपन ऐसे ही देख सकते हैं कि ये 2n प्लस 3 है, c 2n माइनस 2n प्लस 2 c 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 2n प्लस 1, ठीक। ये वाली चीज देखो, अगर 2n प्लस 2 c 2n माइनस 1 में हम 2n प्लस 2 c 2n ऐड कर लेते तो इसके बराबर हो जाता ना, 2n प्लस 2 c 2n माइनस 1 में 2n प्लस 2 c 2n ऐड कर लेते तो इसके बराबर हो जाता। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 2n प्लस 2 c 2n, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया 15 2n प्लस 1। तो आपके पास यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो इसको, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 2n प्लस 2 2n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 15 इंटू 2n प्लस 1, यहाँ से आप n निकाल सकते हो। फिर अपन आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे हमारे पास क्या कहा गया है, सिंपल 56 pr प्लस 6, तो 56 और pr प्लस 6, तो 56 फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 6 का सॉरी npr है ना, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 50 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, सॉरी डिवीजन में है ना, डिवीजन में हमारे पास कितना दिया हुआ है 54 pr प्लस 3, तो 54 फैक्टोरियल अपॉन 51 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखा, इज इक्वल टू कितना आ गया, समथिंग दिया हुआ है, ठीक है, 30800 अपॉन 1। इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने पे कैसा होगा 56 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस r फैक्टोरियल और इनटू यहाँ से 51 माइनस r फैक्टोरियल और अपॉन 54 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800,
ठीक है। 54 56 ये कटेंगे, कितना आ जाएगा 55 इंटू 56 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये वाली चीज एक बची रह जाएगी, है ना, इससे जस्ट आगे वाला टर्म 51 माइनस आर होगा, ठीक है। तो इंटू 51 माइनस आर इज इक्वल टू कितना 30800, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी सेम तरीके से आप दोनों का फॉर्मूला रखो, सिंप्लीफाई करो, इसका भी आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप कह सको तो यहाँ पे हल्की सी चीज मिलेगी, बाकी और सब कुछ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 4, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन आपका 4 है, मतलब 2ab अपॉन a प्लस b के बारे में बात की गई कि दिस इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स कि आप बोल सकते हो, इससे इसको साफ किया तो ये बच गया आपका ab इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस b, है ना। फिर क्या दिया हुआ है 2a प्लस जी स्क्वायर, तो 2a मतलब a प्लस b प्लस जी स्क्वायर मतलब ab इज इक्वल टू कितना 27। तो ab की जगह आप रख दो 2a प्लस b, ab की जगह पे 2a प्लस b रख दो, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 9, a प्लस b 9 आएगा तो ab कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से a और b की वैल्यूज निकल करके आ गई 6 और 3। फिर पूछा जा रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 15 व्हेन दीज आर इन AP एंड दिस इज 5/8, ठीक है। तो ये भी देखो बी पार्ट में तुम्हारे पास क्या है, ax y z भी AP में है ना। तो a प्लस b कितना होगा, a प्लस बी आपका कह सकता हूं मैं कि x प्लस जेड के बराबर होगा, है ना। और x प्लस जेड भी आपका क्या होगा 2y के बराबर होगा, है ना। तो आप यहां से कह सकते हो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी की वैल्यू के लिए अपन अगर देखें तो आप ऐसे समझो कि x y z आपके AP में है और x प्लस y प्लस जेड आपका 15 दिया हुआ है ना। तो आप देखो y की जगह क्या रख दोगे, मतलब y की जगह आप रख सकते हो ना x प्लस जेड बाई 2, या फिर आप कहो तो देख लो y को आप x प्लस जेड बाई 2 रख दो, ठीक है। तो डायरेक्टली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि x प्लस जेड इज इक्वल टू 10, है ना। y को x प्लस जेड बाई 2 रख दिया तो x प्लस जेड बाई 10, x प्लस जेड इज इक्वल टू 10 आ गया। तो x प्लस जेड और a प्लस बी बराबर ही होंगे, अगर वो सारे टर्म्स AP में हैं तो इसका मतलब x प्लस जेड और a प्लस बी ये बराबर ही होंगे। तो a प्लस बी आपका कितना है 10, ओके। तो a प्लस बी आपका 10 है। अब आगे बढ़ते हैं, HP वाली बात करते हैं। तो HP वाली टर्म्स में अगर हम देखें, ठीक है, तो थोड़ा सा ही है, यहीं पे देख लेते हैं। HP वाले टर्म्स में हमारे पास जो सेम इसी प्रोसेस से जाओ, वहां पे आप कहोगे कि 1 अपॉन a, 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z और 1 अपॉन b ये AP में है। तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू कितना है 5/8, ठीक है। तो 1 अपॉन, फिर से वही 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z इसको एज इट इज रहने दिया। 1 अपॉन y को क्या लिख दें 1 अपॉन 2, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z, क्योंकि 1 अपॉन x, 1 अपॉन y और 1 अपॉन z ये सभी कैसे थे AP में थे, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/z कितना होगा 2/y के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। तो यहां से आपके पास कितना आ गया 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z, फिर से निकल करके आ गया, कितना हो गया ये हो गया आपका 5/8 इंटू 2/3, तो 5/12 ये हो गया, है ना। अच्छा 1 अपॉन a, 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z, 1 अपॉन b ये सभी आपके AP में थे। तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b और 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z बराबर होंगे, ठीक है। AP में इक्विडिस्टेंट टर्म्स जो होती हैं फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, उनका सम कितना होता है फिक्स ही रहता है। तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, सम कैसा रहेगा फिक्स ही रहेगा। तो आपके पास ये दो रिलेशंस आ गए कि a प्लस बी आपका 10 है और 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b आपका 5/12 है। अब यहां से आप सॉल्व करके a b निकाल सकते हो। थर्ड पार्ट में देखो आप, थर्ड पार्ट में आपके पास क्या कहा जा रहा है, थर्ड पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में। तो थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में तुम्हारे पास समेशन ओवर ऊपर क्या लिखा हुआ था r स्क्वायर r प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, यही है ना, ठीक है। समेशन ओवर r क्यूब, और नीचे कितना लिखा हुआ था, नीचे एक AP लिखी हुई है जिसका सम कितना है r स्क्वायर। तो समेशन ओवर r प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, तो 1/4 बाहर निकाल लिया, समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के बारे में बात की गई फोर्थ पार्ट में,
कि ए और बी अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स लेता हूं तो ज्योमेट्रिक मीन 18 है, दैट मींस ए बी इज इक्वल टू कितना 18 का स्क्वायर, ठीक है। और हार्मोनिक मीन तो 2ab अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 216/13, तो यहां से आपके पास ab अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 108/13 आ गया। ab आपका 324 है, तो 324 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 108/13, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल करके आती है आपकी 39 के बराबर, ठीक है। तो a प्लस बी आपका 39 है और a इंटू बी आपका 324 है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको a माइनस बी निकालना है बस, ठीक है, मॉड ऑफ a माइनस बी। नेक्स्ट अपन न्यूमेरिकल वैल्यूज सेक्शन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिफरेंस ऑफ एंगल्स का जिक्र कर दिया ना। डिफरेंस ऑफ एंगल्स का जिक्र जैसे ही आता है वैसे अपन कहाँ चले जाते हैं, नेपियर्स फॉर्मूला पे, है ना। तो नेपियर्स फॉर्मूला क्या स्टेट करता है, नेपियर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम a माइनस बी की बात करें तो tan a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो नेपियर्स फॉर्मूला क्या स्टेट करता है, ये फॉर्मूला, है ना। तो अब हमारे पास क्या कहा गया कि a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 4 है, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 1/9 cot c बाई 2। लेकिन इधर आपको tan a माइनस बी बाई 2 चाहिए होगा। आपके पास दिया क्या गया है, आपको दिया गया है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी इज 31/32, ठीक है। cos थीटा एक तरीके से आपको दिया गया है, tan थीटा बाई 2 निकालना है। तो कैसे निकालते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हुआ ना। cos थीटा कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू 31/32, ठीक है। यहां से आप tan थीटा बाई 2 निकाल लो। तो tan थीटा बाई 2 यहां से निकल करके कितना आ जा रहा है आपके पास 1 बाई, यहां से tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1/63, तो ये आपके पास हो रहा है 1/63 और यहाँ पे भी आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। तो यहां से आपके पास निकल आया 1/63 ये 1/81, तो 81/63 इज इक्वल टू cot स्क्वायर c बाई 2, ठीक है। 81/63 इज cot स्क्वायर c बाई 2। अब हमें निकालना क्या है, अगर हम c साइड निकालना चाहते हैं तो हमें cos c पे जाना पड़ेगा कोसाइन रूल के लिए। तो cos c यहां से निकाल लो, cot स्क्वायर c बाई 2 है, मतलब तुम्हारा tan स्क्वायर c बाई 2 है। tan स्क्वायर c बाई 2 कितना हो गया 63/81, मतलब 7/9। यहां से cos c निकाल लो, cos c आपका कितना आ जाएगा 1 माइनस 7/9 अपॉन 1 प्लस 7/9, मतलब 1/8। cos c ये हो गया। तो इसका मतलब कि c आप कैसे लिख सकते हो, cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, है ना। ab पता ही है, cos c आपने पता कर लिया, यहां से c आप निकाल लोगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो टर्म्स क्या है, नोन टर्म्स हैं, ये फैक्टर्स के फॉर्म में अगर लिख दें तो 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 30 और एक टर्म आपके पास और बची रह जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया कितना आएगा 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 30 और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, अब चाहिए आपको इसमें से कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 47। तो x रेज टू पावर 47 कैसे बन सकता है, अगर इसका जो ये कांस्टेंट टर्म लिखा है इसमें से x की पावर 47 मिल जाए इसको, तो वो तो इम्पॉसिबल है। x यहाँ पे इसमें से x की पावर 47 तो नहीं जनरेट हो सकता ना, जो भी जनरेट होगा वो क्या होगा, पावर में 3 का मल्टीपल होगा। तो आप देखो इसका कांस्टेंट और इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन, इसमें से किसी टर्म का मल्टीप्लिकेशन कभी भी x की पावर 47 नहीं क्रिएट करेंगे, इसलिए ये वाला पार्ट तो अपने किसी खास काम का नहीं है। अगर यहां से x की पावर 1 उठाते हैं तो इसमें से क्या निकालना पड़ेगा 46, वो भी किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें से 46 नहीं बनेगा, क्योंकि 46 3 का मल्टीपल नहीं है, और जो भी पावर जनरेट होनी थी वो कैसी होंगी 3 के मल्टीपल्स होंगी। यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसमें से क्या बनेगा x की पावर 45, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो क्या अगर आप इसमें से x स्क्वायर उठाते हो तो इसमें से आपको चाहिए x की पावर 45 का कोफिशिएंट, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, इसके एक्सपेंशन में x की पावर 45 का कोफिशिएंट, ठीक है। तो निकाल सकते हो सीधा, कितना आ जाएगा 30cr, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, x क्यूब की पावर 15 चाहिए बेसिकली, तो आप यहाँ पे सीधा ये ऐसा लिख सकते हो माइनस 30c15, यही कोफिशिएंट हो जाएगा आपका x रेज टू पावर 45 के लिए, ठीक है।
तो r आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन में आपके पास p इज सम ऑफ रियल रूट्स एंड q इज प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स। तो ये बिल्कुल आपका नोन क्वेश्चन है, आपने मॉड्यूल में क्वाड्रेटिक की कॉम्प्रीहेंशंस में ये कर रखा है। क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे सिमेट्रिक टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसा स्टार्टिंग में है मतलब कोफिशिएंट्स 1 -5 9, उधर भी उल्टा उन्हीं का -9 5 और -1। तो ऐसे में अपन क्या करें, आपको दिख रहा है सबसे पहले कि एक फैक्टर क्या है, x -1 फैक्टर है, ठीक है, 1 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप क्या करोगे, x -1 कॉमन निकाल लो। x -1 कॉमन निकालोगे मतलब x -1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 4th डिग्री में एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। वो क्या आ रही है, x -1 से आपने डिवाइड किया, x -1 से डिवाइड करने पे इस फॉर्म में एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो या तो x = 1 हो जाए, एक रियल रूट तो ही आ गया। दूसरा यहाँ पे फिर से देखो आप, अब ये मेथड हमारा प्रॉपर वही मेथड हो गया। अगर आपको दिक्कत है तो आप कॉम्प्रिहेंशन एक बार रेफर कर लो, एक्सरसाइज 2 अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, सबसे लास्ट वाला कॉम्प्रिहेंशन। तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ 1 -4, फिर इधर भी 1 -4। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, x² से दोनों साइड डिवाइड कर दें। तो x² से डिवाइड किया तो यहाँ x² -4x + 5 -4/x + 1/x² = 0। x² + 1/x² -4x + 1/x और +5 = 0। x + 1/x को आप t मान लो, तो ये लिखा हुआ है t² - 2 - 4t + 5 = 0। t = 3 and 1, ठीक है। तो इससे क्या आया कि x + 1/x जो आपका t था इधर 3 के बराबर है या 1 के बराबर है। जब ये 3 के बराबर होगा तब तो आपको रियल रूट्स मिलेंगे, 1 के बराबर होगा तो आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। मतलब x + 1/x = 3 से 2 सोल्यूशन, और यहां से आपके पास एक मतलब टोटल 3 रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट वगैरह निकालना है तो निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हमें लिमिट का टाइप पता करना पड़ेगा कि किस टाइप का इंडिटरमिनेंसी है। देखो 1⁻∞ जैसा है, ऊपर भी f3 नीचे भी f3 ⁻∞ है ना। तो 1⁻∞ टाइप का है। तो अपन ऐसे में क्या करते हैं, अपन करते हैं जो बेस है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, बेस है आपका ये, 1 सब्ट्रैक्ट किया और पावर से मल्टीप्लाई किया, और जो भी आंसर आएगा वो कहां रख देंगे, e की पावर में, ठीक है। तो आप देखो e की पावर में ये पूरी चीज आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू e⁻⁻, ठीक है। ये लिमिट आप निकाल लेना, है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये देखो आप क्या बन गया, f3 + 3/x -f3 अपॉन f3, ठीक है, और इंटू x, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3/x रहता, तो ये देखो ये 0 को टेंड करने वाली क्वांटिटी है ना 3/x, तो f3 + h -f3 अपॉन h ऐसा बन जाता, और ये क्या बन जाता फिर f'3 बन जाता। तो अगर यहाँ 3/x है, अगर हम यहाँ पे 3/x रखना चाहते हैं सो दैट कि ये f'3 बन जाए, तो हमें इस 3/x से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करो। तो आपके पास कितना आ जाएगा, e⁻⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये आपके पास ऊपर कितना हो गया f'3 अपॉन f3 और इंटू 3। तो 3f'3 अपॉन f3 कितना है आपका, 1 के बराबर है। तो ये आपका कितना आ गया, e⁻1। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास π/4 से 3π/4 cos x अपॉन 1 - cos x, इसको लिख लेते हैं अपन, π/4 से 3π/4 cos x अपॉन 1 - cos x, है ना। इसको ऐसा कर दो, ठीक। तो ये -1 हो गया, तो π/4 से 3π/4 -1 प्लस π/4 से 3π/4 1 अपॉन 1 - cos x कितना हो जाएगा, 2 sin² x/2, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो इधर निकाल ही लोगे, बाकी यहां से क्या है, हाफ इंटीग्रेशन ओवर cosec² x/2 dx। तो cosec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cot x, तो वो भी रख लेना, π/4 से 3π/4, ठीक है। ठीक, cosec² x/2 आपका हाफ cosec² x/2 बल्कि बनी गया है, तो इससे आ जाएगा आपका -cot x/2, ठीक है। तो -cot x/2, x को एक बार 3π/4 रख लिया और एक बार π/4 रख लिया, है ना।
नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 3 रोज दिए हुए हैं और इस डिटर्मिनेंट को हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, sec x और यहाँ पे हमारे पास 1 cos x स्क्वायर x। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले रो को मतलब R1 को रिप्लेस करके अगर ऐसा लिख दूं, R1 माइनस sec x, ठीक है, और R3 मल्टीप्लाई कर दो तो sec x माइनस sec x आ जाएगा, 0 हो जाएगा। cos x माइनस cos x 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपकी 0 हो जाएंगे। और इधर आपके पास देखो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू नहीं sec R1 माइनस sec x इंटू R3 कर रहे हैं ना, तो sec स्क्वायर x प्लस cot x cosec x प्लस cot x cosec x प्लस cos x और माइनस का cos x, तो ये इतनी टर्म बची रह जाएगी। फिर यहाँ पे देखो इसके लिए क्या करें, इसको चाहे तो अपन ऐसे भी छोड़ सकते हैं, cos स्क्वायर ही है ना, ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर x और यहाँ पे cosec स्क्वायर प्लस cos रेज टू पावर 4। यहाँ पे हमारे पास 1 है, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में अगर ओपन करें तो 0 0 तो पहले हट ही गए, तो यहाँ से बचा क्या हमारे पास sec स्क्वायर x प्लस cot x cosec x और इनटू ऐसा कुछ बचेगा cos स्क्वायर 1 cos स्क्वायर, तो ये आ गया आपका cos रेज टू पावर 4 माइनस cos स्क्वायर। तो दिस इज sec स्क्वायर x प्लस cot x cosec x इनटू यहाँ से cos रेज टू पावर 4 माइनस cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x आपका कॉमन बचा क्या, cos स्क्वायर माइनस 1, तो cos स्क्वायर माइनस 1 ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर देखें हम तो क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन cos स्क्वायर प्लस यहाँ से साइन cos में बदलो, cos बाई साइन और 1 बाई साइन, तो cos बाई साइन स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ओके। और यहाँ से क्या है आपके पास माइनस का साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास आया साइन स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर cos स्क्वायर इंटू माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, माइनस साइन बचा रह गया, माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। cos क्यूब x को आप cos 3 थीटा में बदल लोगे, साइन स्क्वायर को आप cos 2 थीटा में बदल लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फिर से एक आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज अ टेंजेंट टू पैराबोला, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस 1/3, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m ऐसा रहता था, लेकिन ये शिफ्टेड है। ठीक है, शिफ्टेड है मतलब x की जगह x माइनस 1/3 आएगा, सो इट इज m इंटू x माइनस 1/3 प्लस a बाई m। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये m क्या हो जाए, 2 हो जाए, यही ना, कोफिशिएंट आप क्या चाहते हो, x का 2 चाहते हो। ठीक है, पहली जो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है वहाँ x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट m है, तो m क्या होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आप कोफिशिएंट्स बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ से बचेगा क्या आपके पास a/3 माइनस m/3 है ना, ये कांस्टेंट टर्म, दैट शुड बी इक्वल टू कितना, दैट शुड बी इक्वल टू -3 है ना, तो यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे OA OB OC आर साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड कह दिया तो काम आसान हो गया हमारा, सिंपल सा पैरेललोपाइड XYZ एक्सिस के लॉन्ग ले लिया हमने। ठीक है, अब इसने कहा कि OA OB OC आर इन रेशियो 1:2:3। ठीक है,
ओके, ओ ए ओ बी ओ सी, मान लो इस तरीके का हम ले लेते हैं, ठीक है। फिर इस डायरेक्शन में बना देता हूँ, ओ ए ओ बी ओ सी, ठीक है। ठीक है, ये 3 एजेस ले लिए हमने। फिर इस तरीके से इसको भी कंप्लीट कर लिया। इधर भी हमारे पास कुछ आ जाएगा, ठीक है, ओ ए बी और ये ओ सी मान लो, ठीक है, ये इस तरीके का। अब अगर ये ए है तो यहाँ पे हमने ले लिया ए डैश, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड था, ओ डैश हुज डायगोनल्स आर ओ डैश, ठीक है। तो डायगोनल्स मतलब यहाँ पे किन की बात की जा रही है, 4 डायगोनल्स की बात की गई है, मतलब ये बॉडी डायगोनल्स की बात कर रहा है। तो ए अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश नहीं, ए अगर यहाँ पे है तो इसके जस्ट दूसरी साइड पे ए डैश चाहिए हमें, है ना। बी यहाँ पे है तो यहाँ पे हमें चाहिए बी डैश, ओ यहाँ पे है तो यहाँ पे चाहिए हमें ओ डैश, और सी यहाँ पे है तो यहाँ पे चाहिए हमें सी डैश, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो आप ए को मान लो 1,0,0, बी को मान लो आप, बी कहाँ लिया था हमने, इस डायरेक्शन में, तो 2,0, सॉरी वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया 0, 0, 2, है ना। और इसको ले लिया मैंने मान लो 0, 0, 0, 0, 3 ये है, ये आपका 0, 2, 0 है, ठीक है, ठीक है। अब आप सारे कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर सकते हो ना। सी डैश का मतलब आप लिख सकते हो कि सी डैश क्या होगा, यहाँ से 2 यूनिट्स ऊपर जाना है तो सी डैश के कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 0 हो जाएंगे, ठीक है। इधर आने का मतलब 3 यूनिट्स इधर आना है तो 1, 0, 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो और क्या बचे, ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स अगर आप मेंशन करना चाहो तो ओ डैश का कोऑर्डिनेट मतलब 1, 0, 3 से आपको कितना जाना है, 2 यूनिट्स ऊपर, तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 2, 3, है ना। तो ऐसे करके आप ए डैश भी मेंशन कर सकते हो कि 0, 0, 3 से 2 यूनिट्स ऊपर, मतलब कितना आ जाएगा 0, 2, 3 आ जाएगा, सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके। अब ऐसे में हमें करना क्या है, साइड्स क्या क्या है, डी सेंटर ऑफ रेक्टेंगल ए सी डैश ओ डैश बी डैश, ए सी डैश ओ डैश, है ना, ओ डैश यहाँ पे था और बी डैश। अच्छा, इस फेस का जो सेंटर है वो क्या है, डी है, ठीक है, डी सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अब आप अगर आपको सारे कोऑर्डिनेट्स पता है तो सेंटर आप निकाल सकते हो ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, आपके पास ये वाला सेंटर निकल आएगा, ठीक है। तो आपके पास d का पॉइंट पता चल गया, और सिमिलरली आप d डैश भी निकाल सकते हो। तो d और d डैश अगर आपके पास आ गए तो आपको करना क्या है, OD वेक्टर और OD डैश वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो यहाँ पे बस यही करना था हमें, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड दे दिया गया तो चीजें बहुत ईजी हो गई, हमने सीधा सीधा मार्क कर लिया और हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए तो डी निकालना हो, डी डैश निकालना हो, निकाल सकते हैं। और फिर हमें करना क्या है, ओडी और ओडी डैश वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पूरे पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, नॉर्मली अपन उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट उससे क्वेश्चन दिया गया था। और फिर अगर हम देखें इधर तो हमारे पास 6 क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल सेक्शन में ठीक ही ठीक था, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा पेपर था। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो पेपर मॉडरेट लेवल का दिया गया था। फर्स्ट पेपर कंपैरिजन में सेकंड पेपर थोड़ा सा बेहतर टफ था इनफैक्ट, ठीक है। तो ओवरऑल कहा जाए तो पेपर मॉडरेट लेवल का था। तो यहाँ पे हम अपना डिस्कशन एंड करते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू ऑल।